अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आप ख़ुद को कभी ऐसी जगह पर इमेजिन करें कि जहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधा रोड हो, रोड के दोनों तरफ जंगल और खुला मैदान हो, रात के 2 से 3 बजे का टाइम हो और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो कि आपको मारना चाह रही हो और उस रोड पर आपके अलावा कोई भी और ना हो, तो कैसा होगा वो मंज़र। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस, जहाँ पर आपको इसी तरह की हॉरर और थ्रिलिंग स्टोरी सुनने को मिलेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें मज़ीद ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। और मेरे चैनल की बाकी स्टोरीज़ को भी विज़िट करें, काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ अवेलेबल हैं, आपको सुन के मज़ा आएगा। आपके साथ भी कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि ऊपर स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मौजूद है, वहाँ शेयर करें। इंशाल्लाह आप सबकी भेजी हुई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर किया जाएगा। तो अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि कहानी को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम दानियाल है और मैं जो आज आपको स्टोरी भेजने वाला हूँ वो मेरे साथ रियल में सब कुछ हुआ है और मेरी लाइफ का एक ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने चैनल पर वॉइस ओवर करके अपलोड कर सकें। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ट्रक भी मेरा रेंट का नहीं बल्कि अपना ट्रक है और हम सुबह निकला करते हैं और ऐसे ही चौक वगैरह में अपने ट्रक्स वगैरह को खड़ा कर देते हैं। कभी कोई बुकिंग वगैरह मिल गई सामान की तो मिल गई, वरना हम खाली हाथ ही घर लौटते हैं। और कोई महीना तो इतना अच्छा गुजरता है कि एक ही महीने में 20 से 25 हमें ऑर्डर्स मिल जाया करते हैं। यूं ही एक रात मैं बस अपने घर वापस ही आने वाला था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज कोई ऑर्डर मिलेगा। वैसे भी रात के 8 बज चुके थे और इस टाइम कोई बुकिंग मिलना तो मुश्किल ही था। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से एक बंदा आया और मेरे से रेट फिक्स करने लगा। दरअसल उसको अपने घर का कुछ सामान पीछे अपने गांव में भेजना था और उसकी डिमांड ये थी कि वो साथ जा भी नहीं सकता, मुझे अकेले ही जाना था या किसी अपने बंदे को ही साथ लेकर, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था और ना ही उसके घर में कोई बंदा था कि वो ख़ुद मेरे साथ आ सकता। तो उसने अच्छे पैसों में मेरे साथ डील की। रात का टाइम भी मैंने ना देखा और वो डील पकड़ ली, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिनों से कोई बुकिंग नहीं मिली थी और घर के हालात भी काफ़ी टाइट चल रहे थे। तो मजबूरन ही मुझे इस बुकिंग को लेना पड़ा। ये बुकिंग कोई 200 से 300 किलोमीटर रास्ते की थी और मुझे एक गांव के एरिया में जाना था। वो तकरीबन 4 से 5 घंटे का सफ़र होने वाला था, क्योंकि ट्रक में भी सामान भी लोड होना था। मैंने ना आओ देखा ना ताओ और ना ही रात की तारीकी देखी और ये देखा कि कितनी लेट हो चुका है। बस मुझे तो किसी तरीके ये बुकिंग ही चाहिए थी ताकि इस बुकिंग के बाद मैं अपने घर कुछ खर्चा तो लेके जा सकूं और मुझे अच्छे खासे पैसे उसमें प्रॉफिट हो रहे थे। लिहाजा मैंने उस बुकिंग के लिए एग्री किया और फिर उनके घर चले गए। जितना सामान था उसको लोड करवाया और लोडिंग करते करते तकरीबन 10 बज चुके थे। उस भाई साहब ने हमें चाय पिलाई और उसके बाद हमारी बुकिंग के आधे पैसे हमें दिए और बाकी हमें वापसी पे उससे लेना थे। उसने हमारे आईडी कार्ड की कॉपीज़ वगैरह अपने पास रखी, क्योंकि हम बिल्कुल अकेले जा रहे थे उसका सामान लेकर। ये सब करने के बाद हम अपने ट्रक में बैठे। मैंने सफ़र की दुआ पढ़ी और हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। मेरे साथ एक और भी बंदा आ रहा था, लेकिन उसको रास्ते में ही कहीं उतर जाना था। बेशक वो मेरा जानने वाला ही था, लेकिन वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए जा रहा था क्योंकि उसको रास्ते में अपने घर की तरफ जाना था, जो कि सिटी के अंदर ही पड़ता था। तो जैसे ही हम सिटी से बाहर निकलने लगे तो वो लोकेशन भी आ गई कि जहाँ उस बंदे को उतरना था, जो कि मेरे साथ जा रहा था। उसको वहाँ पर उतारा और अब मैं उस ट्रक में बिल्कुल अकेला था और मुझे ही वहाँ ट्रक पहुँचाना था अकेले ही। और आगे अनलोडिंग के लिए उनके अपने घर के बंदे मौजूद थे। उस बंदे ने पहले ही मुझे पूरी लोकेशन मोबाइल पे सेंड कर दी थी और गांव से भी अपने किसी का नंबर दे दिया था, ताकि अगर मुझे कोई दुश्वारी हो और गांव का रास्ता समझ ना आ रहा हो तो मैं उसको भी कॉल करके पूछ लूँ। और उन्होंने अपना नंबर तो दिया ही था,
और रास्ते में वो मेरे साथ थोड़ी थोड़ी देर तक कांटेक्ट करते रहेंगे अगर कोई कहीं इशू है या कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो रास्ता बिल्कुल सिंपल था। स्ट्रेट हाईवे से होते हुए मुझे कच्चे रोड पर उतर जाना था और बस वही सीधा रोड पकड़ना था। हालांकि उसके शॉर्टकट काफ़ी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तुम शॉर्टकट के चक्करों में पड़ गए तो रास्ता भूल जाओगे। तो जैसा उन्होंने गाइड किया मैं बिल्कुल वैसा ही करने वाला था। बताता चलूं कि वो सर्दियों के दिन थे और रात के टाइम सर्दी काफ़ी शदीद हो जाया करती थी। फरवरी का महीना था और ठंड शदीद किस्म की पड़ा करती थी। लेकिन मैंने ट्रक के शीशे बिल्कुल बंद कर रखे थे और अंदर सर्दी का इतना कोई एहसास नहीं हो रहा था। मैंने चादर भी ओढ़ी हुई थी और नीचे जैकेट वगैरह भी पहन रखी थी। और रात के इस टाइम हाईवे पर कुछ ट्रक्स ही सिर्फ नज़र आ रहे थे। उसके अलावा छोटी कार्स वगैरह तो इतनी नज़र नहीं आ रही थी। वो गाड़ियाँ और ट्रक भी बस कुछ स्पेसिफिक एरिया तक ही नज़र आईं। उसके बाद तकरीबन मेरी ज़ात बिल्कुल अकेली थी उस हाईवे पर। मैं बिल्कुल स्लो स्पीड में ट्रक को चलाता जा रहा था क्योंकि पीछे काफ़ी सारा सामान लोड था और उसके टूटने का भी ख़तरा था। रास्ते में मैं एक जगह रुका क्योंकि वहाँ पर रेस्ट एरिया मौजूद था और मैंने अपने छोटे से थर्मस में चाय बनवाकर उसको फुल करके रख लिया था क्योंकि वो रात का सफ़र था और मेरी आदत थी कि जब भी मैं सफ़र किया करता था तो वक्फे वक्फे से चाय पीता रहता था। और रात के इस पहर तो कहीं से चाय भी नहीं मिलनी थी, इसलिए जहाँ से मिल रही थी मैंने वहीं से थर्मस फुल करवाया। उसके अलावा मैंने भुने हुए चने भी अपने पास रखे होते थे और वो भी खाता रहता था साथ साथ। मैंने हल्की हल्की आवाज़ में ट्रक में गाने लगाए हुए थे और एवरेज स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा था कि अब मैं उस लोकेशन पर पहुंच गया था कि जहां से मुझे उस कच्चे रास्ते की तरफ होना था। वो रास्ता राइट की तरफ मुड़ रहा था और मुझे उसी जगह उतरना था। हालांकि गूगल मैप्स में काफ़ी सारे शॉर्टकट दिखा रहा था, लेकिन उस शख्स ने मना किया था कि मुझे किसी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। अगर मैं शॉर्टकट की तरफ गया तो अपना रास्ता भूल बैठूंगा। खैर, जब मैंने गूगल मैप्स में देखा तो वो शॉर्टकट बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा था और कोई इतना भूल भुलैया वाला रास्ता नहीं लग रहा था और लग रहा था कि आसानी से इस शॉर्टकट से मैं गांव जल्दी पहुंच जाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा फ्यूल भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। पहले तो मेरा यही इरादा था कि उस बंदे के बताए हुए रास्ते पर जाऊंगा, लेकिन अब मैं इस शॉर्टकट को आजमाना चाहता था। ट्रक चलाने का मेरा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस था, तो भूलने तो मैं वाला नहीं था और साथ गूगल मैप भी यूज़ कर रहा था, तो भूलने का तो कोई चांस नहीं बनता था। तो मैंने यही डिसाइड किया कि इसी शॉर्टकट वाले रास्ते से जाऊंगा, फ्यूल की भी बचत हो जाएगी और टाइम की भी। तो मैंने ट्रक उस तरफ से जो 2 रास्ते निकल रहे थे उसमें से उस रास्ते पर किया जो कि शॉर्टकट रास्ता था और फिर उस रोड पर ट्रक चलाने लगा। वो रोड तो इतना कोई टूटा फूटा नहीं लग रहा था, बेशक कच्चा रोड था, लेकिन उसमें गड्ढे वगैरह बहुत कम थे और आराम से ट्रक एक एवरेज स्पीड मेंटेन कर रहा था। अब मैं यूं ही ट्रक चलाता जा रहा था कि मैंने देखा मेरे आगे थोड़े ही फासले बाद एक गाड़ी आ चुकी थी और वो गाड़ी काफ़ी पुराने मॉडल की लग रही थी। छोटी सीडैन गाड़ी थी और वो मेरे ट्रक को रास्ता ही नहीं दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चले जा रही थी। ना ही वो अपनी स्पीड को तेज़ कर रहा था, ना ही वो अपनी गाड़ी को साइड कर रहा था ताकि मैं अपने ट्रक को आगे लेकर जा सकूं। मुझे तो उसकी ये हरकत ज़रा भी समझ नहीं आ रही थी। अगर मैं ट्रक को उस रोड पर इतनी स्पीड में चला पा रहा था तो वो गाड़ी को इतने स्लो क्यों चला रहा था और मुझे रास्ता क्यों नहीं दे रहा था। बिल्कुल मेरे ट्रक के आगे ही उसी सीध में गाड़ी चला रहा था। मैंने उसको काफ़ी दफ़ा हॉर्न भी दिया, लेकिन उसने अपनी गाड़ी को टस से मस ना किया और उसी स्पीड में बिल्कुल मेरे सामने चलाता रहा। मेरे दिल में भी थोड़ा डर आया कि हो सकता है ये कोई चोर या डकैत हो जो कि इस ट्रक को लूटना चाहते हों, और उस बंदे ने शायद मुझे मना भी इसीलिए किया था इस रोड से जाने से, और वो मुझे ये नहीं बताना चाह रहा होगा कि इस रोड पर चोर या डाकू होते हैं ताकि शायद मैं ये बुकिंग ही कैंसिल कर दूं। तो मैंने भी अपने दिल में तहैया कर लिया था कि अगर सामने से इन्होंने गाड़ी रोक दी तो या तो मैं गाड़ी को कुचलते हुए या साइड से निकाल कर आगे निकल जाऊंगा,
क्योंकि अगर ये सामान चोरी हो गया तो मैं गरीब बंदा कहाँ से उनका सामान पूरा करता रहूँगा। और ये भी उसको पता चल जाएगा कि इस रोड पर ही हुआ है सब, जिधर से उसने मना किया था। लेकिन उस गाड़ी वाले की हरकतें मुझे काफ़ी मशकूक लग रही थी। अगर वो चोर डकैत होता तो अब तक तो मेरे ट्रक को रोक ही चुका होता, क्योंकि मेरे ट्रक के अलावा तो उस रोड पर कोई भी और ना था। सड़क के दोनों तरफ गहरा जंगल और सर्दियों की वो रात, और मैं उस रोड पर उस अनजान गाड़ी के साथ बिल्कुल अकेला अपने ट्रक पर सफ़र कर रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, या ये गाड़ी वाला करना क्या चाह रहा है। ना रास्ता दे रहा है, ना ही मेरे ट्रक को रोक रहा है, और ना ही अपनी स्पीड को तेज़ कर रहा है। कि इतनी देर में ही आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल आहिस्ता होने लगी। मेरा दिल भी डरने लगा। मुझे समझ आ चुकी थी कि वो बंदा अब मेरे ट्रक को रोकने वाला है, और अगर वो ट्रक को रोकेगा तो यकीनी बात है कि उसके पास असला भी होगा। तो गाड़ी के ऊपर से ट्रक गुजारने का फ़ैसला तो बिल्कुल ही ख़राब है। वो मेरे पे फायर भी कर सकता है, और अगर साइड से भी गुजारने का इरादा किया तो ट्रक अनबैलेंस होकर जंगल की तरफ भी गिर सकता है। लिहाजा मैंने कहा कि सबसे पहले तो इंसान को अपनी जान की ही फ़िक्र करनी चाहिए। तो अगर उन्होंने मेरे ट्रक को रोका तो मैं ट्रक को रोक दूंगा। अब वो गाड़ी बिल्कुल मेरे ट्रक के सामने रुक चुकी थी। मैंने भी अपने ट्रक को बिल्कुल रोक लिया था, लेकिन मैं मुसलसल हॉर्न देता जा रहा था। लेकिन ना ही उस गाड़ी से कोई बाहर निकल रहा था, और ना ही वो गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। उसकी हेडलाइट्स वगैरह भी ऑफ हो चुकी थी। अब मुझे खड़े 5 से 6 मिनट हो गए थे, और मेरा दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि अभी कोई गाड़ी से बाहर निकलेगा और मेरी तरफ गन के साथ बढ़ेगा और ट्रक पर कब्ज़ा कर लेगा। तो 5 से 6 मिनट बाद भी उस गाड़ी से कोई बाहर ना निकला। अब तक तो मैं समझ चुका था कि कोई चोर डकैत तो नहीं है। मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग भी आने लगी थी, और काफ़ी मनहूसियत सी फील होने लगी थी उस जगह पर। एक अजीब किस्म की स्मेल भी आ रही थी। उसके बावजूद मैंने नीचे उतरकर उस गाड़ी को चेक करने का फ़ैसला किया। मेरी गाड़ी में भी एक छोटा सा डंडा पड़ा हुआ था। मैंने उसको छुपा कर अपने हाथ में पीछे किया और ट्रक से उतरकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उस रोड पर उस गाड़ी और मेरे ट्रक के अलावा और कोई भी चीज़ ना थी। ट्रक की हेडलाइट्स ऑन थीं, उसी की रोशनी में गाड़ी नज़र आ रही थी। उसके अलावा पूरे रोड पर घुप काला अंधेरा छाया हुआ था, और दोनों तरफ जंगल तो था ही, जो कि इस खौफजदा माहौल को और चांद लगा रहा था। आगे बढ़ने लगा, और जैसे ही मैं गाड़ी के पास गया तो देखता क्या हूँ कि उसके चारों शीशे बिल्कुल ब्लैक थे, और अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ना ही अंदर से किसी चीज़ की हलचल या हिलने जुलने की कोई आवाज़ आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि गाड़ी के अंदर तो कोई मौजूद ही नहीं है। मुझे काफ़ी ताज्जुब होने लगा। मैंने गाड़ी के शीशे पे 2 दफ़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया, और ना ही गाड़ी स्टार्ट हुई। अब मैंने फ़ैसला किया कि गाड़ी का डोर ओपन करके देखता हूँ। ये मुझे मामला कुछ और ही लग रहा है। हो सकता है जो भी इस गाड़ी को चला रहा हो उसकी किसी वजह से तबीयत ख़राब हो गई हो, या कुछ भी उसके साथ मसला हुआ हो, तो मुझे खोल के देखना चाहिए। जैसे ही मैंने उस कार का डोर ओपन किया तो ये देखकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का और परेशान रह गया। उस गाड़ी के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो 1 सेकंड को भी उस गाड़ी से अपनी नज़र ना हटाई थी, और गाड़ी तो बिल्कुल मेरे सामने ही रुकी थी, और उसके बाद उसका कोई डोर ओपन नहीं हुआ था। तो ये फिर गाड़ी के अंदर कोई भी इंसान क्यों नहीं था, ये बात मुझसे हज़म नहीं हो रही थी। उस ठंडी और सर्द रात में भी मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। मेरा दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। उस पूरे कच्चे रास्ते पर मेरी अकेली साथ थी, और उसके अलावा कोई नहीं। इतनी ही देर में मुझे अपने ट्रक के पास से शोर की आवाज़ आने लगी, जैसे कि मेरे ट्रक के पास कोई शख्स मौजूद हो। मैं जल्दी से उस गाड़ी का दरवाज़ा यूं ही खुला छोड़कर अपने ट्रक के पास भागा। तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रक के पीछे कोई मौजूद है, और उसी के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही मैंने ट्रक की तरपाल को हटाया
और पीछे देखा तो वाकई में उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई सामान को इधर उधर कर रहा हो। मेरे वो तरपाल को हटाते ही एक काला सा साया मेरे सामने से इतनी स्पीड से गुजरा कि जैसे उसके अंदर कोई हवाई जहाज़ का इंजन था, और अचानक से गायब हो गया। अब मैं समझ चुका था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये कोई इंसान का काम नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि मुझे तंग कर रही है, या तो फिर वो मेरी जान लेना चाहती है। मैंने जल्दी से उस तरपाल को बांधा और जाकर ट्रक के अंदर बैठ गया। दरवाजे को लॉक कर लिया और ट्रक को स्टार्ट करने लगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि मेरी आंखों के सामने ही उस गाड़ी का डोर खुद ब खुद बंद हुआ, जो कि मेरे सामने खड़ी हुई थी। वो गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई और ज़ोर ज़ोर से एक्सेलरेशन देने लगा कोई उसकी, इतने ज़ोर की कि मानो वो आवाज़ कान ही फाड़ देगी। वो इतनी पुरानी कार थी, उसके बावजूद उसमें से किसी सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी आवाज़ निकल रही थी, और वो गाड़ी अब रिवर्स गियर में पीछे आने लगी थी। खैर, अब मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं अपने ट्रक को किसी सूरत पीछे नहीं लेके जाऊंगा, और जो होगा देखा जाएगा। मैं अब अपने ट्रक को आगे की तरफ चलाने लगा था। जैसे ही मैंने अपने ट्रक का फर्स्ट गियर देकर उसको आगे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू किया, तो जो गाड़ी पीछे आ रही थी अब वो आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी ट्रक की स्पीड तेज़ कर रहा था या आहिस्ता कर रहा था, वो गाड़ी वाला भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि पैसों की लालच में मैं तो पता नहीं कहाँ ही फंस गया। काश मैंने उस बंदे की बात मान ली होती, और जो रोड उसने बताया था और जो रास्ता उसने मुझे डिफ़ाइन किया था, मुझे उसी से जाना चाहिए था। अभी मैं रास्ते में ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और उस गाड़ी पे नज़रें जमाए हुए था कि वो गाड़ी साइड से एक उतरते हुए रोड के साथ नीचे चली गई। नीचे उतरते उतरते वो गाड़ी एक झोंपड़ी के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो झोंपड़ी बहुत ही पुरअसरार लग रही थी और काफ़ी पुराने ज़माने की लग रही थी। उसके अंदर से ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे कोई लालटेन या दिया वगैरह जला हुआ हो। उसकी हल्की हल्की और धीमी रोशनी उस झोंपड़ी में से बाहर निकल रही थी। अब मैं अपने ट्रक को रोकने वाला नहीं था, बिल्कुल कतन नहीं, किसी सूरत नहीं। लेकिन अचानक से मेरे ट्रक के दोनों टायर में हवा कम होने लगी और तकरीबन 10 से 15 सेकंड में ट्रक के दोनों टायर बिल्कुल नीचे बैठ चुके थे, जिसकी वजह से ट्रक डिसबैलेंस हो रहा था। और इस तरह तो उस ट्रक को चलाना ख़तरे से कम नहीं था। मैं उस गाड़ी की तरफ नज़रें जमाए हुए ट्रक से नीचे उतरा और उसी गाड़ी की तरफ देखे जा रहा था कि अगर वहाँ से कोई चीज़ मेरी तरफ आई उस झोंपड़ी की तरफ से, तो मैं फ़ौरन से ट्रक के अंदर बैठ जाऊँगा। हालांकि मैं टायर्स को चेक कर रहा था, लेकिन मेरी नज़रें सिर्फ उस गाड़ी और झोंपड़ी की तरफ थी। वो गाड़ी अभी तक स्टार्ट थी और बंद नहीं हुई थी। मैंने नीचे उतर के देखा कि ट्रक के जो दोनों टायर थे उनमें हवा तो बिल्कुल पूरी थी और बैठे हुए भी नहीं थे, लेकिन ये ट्रक क्यों नहीं चल रहा था। पहली एक गैर मामूली चीज़ की मौजूदगी का एहसास तो मुझे हो चुका था, तो अब ये भी यकीन हो चुका था कि ये भी उसी चीज़ का काम है जो कि मेरे रास्ते में रुकावट डाल रही है और मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। अभी मैं उसी झोंपड़ी और गाड़ी की तरफ देख रहा था कि उसी गाड़ी से काला साया निकला और मेरी तरफ बढ़ने लगा। साथ ही साथ झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और एक बड़े से कद का काला सा साया, जिसने एक काला सा कपड़ा ओढ़ रखा था और उसका घूंघट अपने मुंह के ऊपर गिरा रखा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा मौजूद था और वो मेरी ही तरफ आ रहे थे। वो झोंपड़ी तकरीबन उस रोड से 100-150 कदम दूर होगी, इसलिए उनको मेरे तक पहुंचने में टाइम लगना था। मैं कांपते हुए जिस्म और कांपते हुए पाँव के साथ किसी तरीके ट्रक के अंदर चढ़ा और मेरा ट्रक तो स्टार्ट ही खड़ा हुआ था। मैंने उसको जल्दी से रिवर्स गियर में डाला, लेकिन वो रोड इतना तंग था कि वहाँ से ट्रक को मोड़ना बिल्कुल मुश्किल था। मैं जल्दी से उसी रोड पर ट्रक को ले गया कि जिस रोड से वो दोनों मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे। उसका कुल्हाड़ा ही इतना बड़ा था कि उसके एक ही वार से मेरे ट्रक का विंडशील्ड टूट सकता था और वो मुझे आराम से मार सकता था। मैं भी बिल्कुल तहैया कर चुका था
कि इस रोड पे जब मैं ट्रक को रिवर्स कर रहा हूँ और अगर वो चीज़ मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे ये ट्रक उसके ऊपर चढ़ा दूँगा। मैं ट्रक को पहले फॉरवर्ड में उस रोड पर लेके गया, फिर रिवर्स में पीछे करते हुए उस कच्चे रास्ते से हाईवे की तरफ वापस जाने लगा। और मैं देख चुका था कि वो दोनों चीज़ें अब उस गाड़ी में बैठ रही थी और गाड़ी के ज़रिए मेरा पीछा करने लगी थी। मैं भी अपने ट्रक को जितना तेज़ मुमकिन हो सकता था भगाने लगा। उसके टायर से वो भार भी ख़त्म हो चुका था और मैं हाईवे की तरफ दोबारा वापस जाने लगा और वो गाड़ी भी बहुत तेज़ स्पीड से मेरा पीछा कर रही थी। इतने पुराने मॉडल की गाड़ी होने के बावजूद वो काफ़ी तेज़ चल रही थी। मैंने भी अपने ट्रक की जितनी हो सकता था मुमकिन उतनी तेज़ स्पीड रखी और आखिर मैं उस रोड से बाहर निकल आया हाईवे के ऊपर। तो जैसे ही मेरा ट्रक हाईवे के ऊपर आया उस गाड़ी की स्पीड आहिस्ता होने लगी। उसके बाद वो गाड़ी मुड़ी और वापसी उसी रास्ते पर जाने लगी कि जहाँ से वो आई थी। ये देखकर मैंने चैन की सांस ली और तकरीबन 10 से 15 मिनट उसी हाईवे के ऊपर खड़ा हुआ उस रोड की तरफ देख रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों चीज़ों ने मेरा पीछा छोड़ दिया है और मेरी जान बच चुकी है कि इतनी देर में हाईवे से एक और ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। मैं अपने ट्रक से नीचे उतरा, उस ट्रक वाले को हाथ के इशारे से रोकने लगा। वो ट्रक वाला भी काफ़ी अच्छा बंदा था और उसने मेरे लिए वहाँ पर ट्रक रोका। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि आपके साथ खैरियत है, क्या हुआ है? तो मैंने उसको जो सब कुछ मेरे साथ हुआ था बिल्कुल डिट्टो वैसे उसको मैंने बताया। तो उस ट्रक ड्राइवर ने भी कहा कि मुझे ख़ुद तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ, ना ही मैं कभी इस हाईवे पे गया हूँ। हालांकि मैं काफ़ी दफ़ा इस रूट से गुज़रा हूँ, लेकिन मुझे अक्सर लोगों ने कहा है कि इस रोड पर किसी चीज़ का साया मौजूद है और वो यहाँ से किसी को गुज़रने नहीं देते। यहाँ पे 2-3 साल पहले कई ट्रक ड्राइवर और इस तरह कार ड्राइवर्स का कत्ल किया गया था और उनकी डेड बॉडीज़ आज तक ना मिली थी। उसके बाद से हर किसी ने इस रास्ते को यूज़ करना छोड़ दिया था और उसके बाद से कोई इस रास्ते पर नहीं जाता था। ये बात सुनने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। मैं कभी ऐसे रोड से वापस आया था कि जहाँ कई लोगों का कत्ल हो चुका था और वहाँ पर किसी चीज़ का साया मौजूद था। मैंने इस चीज़ को गनीमत समझा और ये सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। उस ट्रक वाले ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपने ट्रक को वापस मोड़ लें और मेरे साथ साथ शहर की तरफ चले आएँ, अगर आपसे ये बुकिंग नहीं कंप्लीट की जानी तो, क्योंकि आपकी कंडीशन काफ़ी ख़राब लग रही है। लेकिन मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं ये कर लूँगा, लेकिन अब इस रोड पर नहीं जाऊँगा। जो रोड उन्होंने मुझे बताया था उसी से गांव की तरफ जाऊँगा। रात के 2:30 बज चुके थे। मैंने उस बंदे से अलविदा ली और उसने मुझे अपना नंबर भी दिया कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका नंबर लेने के बाद मैं अपने ट्रक में बैठा और वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को लेता हुआ शहर की तरफ चला गया। अब मैं उस रोड से होता हुआ गांव की तरफ जा रहा था कि जो उस शख्स ने मुझे बताया था। 4 बजे तक मैं उस गांव में पहुंच चुका था और 5-6 बजे तक उनका सारा सामान अनलोड करवा के अब मैं अपने घर की तरफ वापस जाने लगा था। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और अच्छी खासी रकम भी दी इनाम के तौर पे। मुझे अच्छे खासे पैसे बच चुके थे और अब अपने घर की तरफ जा रहा था। इन पैसों के साथ साथ मुझे अब वहाँ पर एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका था जो कि ज़िंदगी में मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। ये बात जाकर मैंने अपने सारे घर वालों को बताई और वो तो पहले इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद मुझे 3 से 4 दिन फीवर रहा, काफ़ी तेज़ और शदीद बुखार चढ़ा रहा और मैं बस यही कहता था कि मुझे उस चीज़ से बचा लो, वो मुझे मारना चाहती है। उसके बाद मुझे मौलवियों वगैरह से दम करवाया गया तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर किसी चीज़ का साया मौजूद नहीं है, इसने कोई ऐसी चीज़ देखी है कि जिसका खौफ इसके दिल में इतना बैठ चुका है कि ये ऐसी बातें कर रहा है। एक ही हफ्ते के अंदर अंदर मेरी तबीयत संभलने लगी और मैं फिर से अपने काम पर जाने लगा, बुकिंग्स वगैरह लेने लगा, लेकिन फिर कभी उस रोड की तरफ दोबारा नहीं गया।
हालांकि उस हाईवे से अक्सर मैं गुज़रता हूँ, उस रोड की तरफ देखते ही मुझे अपने साथ हुआ ये वाक़या याद आ जाता है। वो क्या चीज़ें थीं और वो लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही थी और उनको क्यों नहीं अपनी उस जगह से गुज़रने देती थी। वो झोंपड़ी वहाँ पर कब से थी और वो साया कब से वहाँ पर था, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना तो मैं जान चुका था कि वो चीज़ें मेरी जान लेना चाहती थी।